जय हिंद दोस्तों मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के द्वारा प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए जो डेली अभ्यास की एक सीरीज स्टार्ट की गई है उसमें स्वागत करता हूं। दोस्तों इस सीरीज की आज जो हमारी दूसरी क्लास है, इससे पहले की जो हमारी पहली क्लास हुई थी वहां पर मैंने डिटेल में बताया था आप लोगों को कि हम लोग को इस सीरीज का लाभ कैसे उठाना है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और कैसे हम लोग को अभ्यास करते जाना साथ में। ठीक है, तो आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी हिंदी के द्वारा यूपीएससी एग्जाम और यूपीपीएससी एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए एक ओपन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है 8 नवंबर को। ठीक है, आप लोग दीपावली दे लीजिए, उसके बाद 8 नवंबर की तारीख को आप लोग को ओपन टेस्ट देना है। इसका जो भी डिटेल है वो आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, तो ये टेस्ट की आप लोग तैयारी करिए। आने वाले भी आपके पास 6-7 दिन का जो समय बचता है वहां पर आप लोग इस टेस्ट के फोकस होकर पढ़ाई करिए। मैं कारण बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आप लोग 8 नंबर को जो टेस्ट देंगे तो ये टेस्ट तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2022 में पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अगर कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया है तो उनको अभी तक यह नहीं पता होगा कि जो उनकी तैयारी अभी तक की है वो किस लेवल की है। ठीक है, तो जब आप ओपन टेस्ट देंगे तो आपको अपना जो है लेवल समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ओपन टेस्ट आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आगे से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर ये क्यों प्रसिद्ध थे। तो अगर आप लोगों ने यूपीएससी 2021 का पेपर देखा होगा तो वहां पर ये प्रश्न आया हुआ था और मैंने वहीं से इस क्वेश्चन को लिया भी है। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, अर्थात ये 3 व्यक्ति का जो नाम दिया यहाँ पर, ये लोग कौन थे, इसके संदर्भ में प्रश्न है। आप लोगों के सामने 4 विकल्प है। एक है जैन साधु, नाटककार, मंदिर वास्तुकार और दार्शनिक। अब देखिए दोस्तों, तो बात है कि ऐसे जो प्रश्न आते हैं तब ऐसे प्रश्न को हम लोग तैयार कैसे करें। आर्ट एंड कल्चर में जब भी ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे जहां पर कोई एक वर्ड दे देगा कि ये बताइए मनसबदार क्या होता है, ठीक है, चाहे जो ऐसे टर्म्स प्रयोग करते हैं ना, इन टर्म को आप लोग कैसे याद करें। तो इनको याद करने का जो तरीका है दोस्तों यही है कि जब आप लोग के सामने ऐसे क्वेश्चन आए वहां पर तुरंत नोट्स बनाते चलिए कि हाँ मुझे ये नहीं पता था, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आगे से जब मैं अपना शॉर्ट नोट्स को रिविजन करूँ तो ये टॉपिक मेरे सामने रहे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है नाटककार। ठीक है, भवभूति, हस्तिमल और क्षमेश्वर ये तीनों लोग नाटककार थे और इनके द्वारा जो नाटक लिखा गया था उनमें से एक नाटक का नाम था चंड कौशिक विक्रांत कौशिक। देखिए, भवभूति के द्वारा जो नाटक लिखा गया था उनका नाम था महावीर चरित्र, बहुत फेमस नाटककार थे, इनकी तुलना लगभग कालिदास से की जाती है। ठीक है, हस्तिमल इनका नाम था विक्रांत कौरव, जो इनके नाटक का नाम था। क्षमेश्वर इनके नाटक का नाम था चंड कौशिक। ठीक है, तो ये तीनों लोग नाटककार थे, भारतीय इतिहास में बहुत फेमस नाटककार रहे, तो इन लोगों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा और यूपीएससी 2021 में यह प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ मैं अगर बढ़ूं दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग पहले कह रहे थे पहली क्लास में कि सर आंसर छुपा दीजिएगा, तो देखिए इस बार मैंने आंसर नहीं रखा है आप लोगों के सामने। आप लोग क्या करिएगा, आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, प्रश्न है जीएसटी परिषद के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि जीएसटी परिषद संविधान के आर्टिकल 279A के अंतर्गत निर्मित एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है। ध्यान समझिएगा, पहला स्टेटमेंट में 3 कीवर्ड का प्रयोग किया। क्या क्या? एक कह रहा है कि जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा है यहाँ पर। फिर कह रहा है कि आर्टिकल 279A के अंतर्गत एक संवैधानिक संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पर ये चीज दी हुई है। ठीक है, अच्छा अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, कह रहा है कि जीएसटी परिषद भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संघीय निकाय है। देखिए, अब मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं जीएसटी परिषद के बारे में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जीएसटी जो परिषद बनाया गया था, ये जीएसटी परिषद का जो काम है वो काम यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य जो कर का बंटवारा होगा उसके संबंध में सिफारिशें करना, उसके संबंध में जो है कार्यभार उसको देखना। ठीक है, जीएसटी काउंसिल का काम करता है। जो इसकी अध्यक्षता है दोस्तों, जो चेयरमैनशिप है इसकी, वो वित्त मंत्री के पास है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, न कि प्रधानमंत्री। तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, अब अगर मैं पहले स्टेटमेंट की तरफ वापस से जाऊं तो पहला स्टेटमेंट था कि आर्टिकल 279A और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये दोनों बात सही है। जिन लोगों को यह पता होगा कि आर्टिकल 279A के अंतर्गत इसका उल्लेख है वो ये ऑब्वियसली समझ सकते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर छोटे से आप लोगों को थोड़े से मैं समझा दूं कि संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो सांविधिक संस्था अर्थात स्टैच्यूरी बॉडीज को कहा जाता है इंग्लिश में, वो ऐसी बॉडीज होती है, ऐसी संस्थाएं होती है जिनका निर्माण किसी एक्ट के थ्रू कानून पारित करके संसद में किया जाता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वे बॉडीज होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में कहीं ना कहीं पर किया गया है,
उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही संवैधानिक, सांविधिक, गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक, ये 4 कीवर्ड है, इन लोगों को आप अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो गया दोस्तों? पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है। पहला कथन क्या कह रहा है कि अल्बेडो इफेक्ट, अल्बेडो प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र में देखी जाने वाली एक घटना है जिसमें बर्फ अंतरिक्ष में ऊष्मा को वापस परावर्तित करती है। ठीक है, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उससे पहले। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वर्ष अगर आप लोगों ने यूपीपीएससी का पेपर देखा होगा, ठीक है, यूपीपीएससी 2021 का जो 24 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा, तो वहां पर एक प्रश्न पूछा हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर 3। ठीक है, पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। तो ये बात समझनी है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। फिर समझिएगा, सूर्य की रोशनी को परावर्तित करना ही होता है एल्बिडो इफेक्ट, और यहां पर जो पूछा हुआ है, यहां पर डायरेक्टली पूछ दिया एल्बिडो इफेक्ट, लेकिन यूपीपीएससी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वहां पर प्रश्न दिया था कि सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। वहां पर एल्बिडो इफेक्ट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया था, उस नाम का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट वहां पर सेम दिए हुए थे। ठीक है, तो ये गलती हम लोग को नहीं करनी है। बहुत से लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को भी गलत करके आए थे, हम लोग को बता भी रहे थे। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। ठीक, अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अल्बिडो इफेक्ट आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र कहां पर है? तो नॉर्थ पोल के साइड जो आपका क्षेत्र पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, एक ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर रीजन है ये। वहां पर देखी जाने वाली एक घटना है, एक परिघटना है वहां पर, क्या है कि जिसमें जो बर्फ होती है, आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ जमा होता है, जो ग्लेशियर जमा होता है, जैसे कि आपका अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड का जो पूरा रीजन होता है, वहां पर जो बर्फ जमी होती है, वो जो उस पर सनलाइट पड़ती है, जो उष्मा पड़ती है, उसको वापस परावर्तित करती है। तो यही पूरा इफेक्ट कहलाता है एल्बिडो इफेक्ट। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एल्बिडो इफेक्ट ज्योग्राफी का एक बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग उसको पढ़ के रखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑलरेडी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया? सही हो गया। अच्छा, अगला स्टेटमेंट दिया दोस्तों कि इनुइट आर्कटिक क्षेत्र की एक स्वदेशी आबादी है। दरअसल इनुइट जो है वो इसी रीजन में रहते भी हैं ये लोग। ठीक है, और इन लोगों का जो देखिए मेन काम होता है, मैं इन लोगों को लिंक कैसे कर रहा हूं आप लोगों को, जब ये जो बर्फ जमती है यहाँ पर, तो इन बर्फों का प्रयोग करके ये लोग राजमार्ग के तौर पर, हाईवे के तौर पर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ताकि शिकार कर सके। ठीक है, ये एक वहाँ की जनजाति है इनुइट। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में ये लोग स्वदेशी आबादी के तौर पर वहाँ पर है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो गए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। और मेरी बात समझिएगा, मैं बार बार आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्यों कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, लेकिन उससे लिंक करके आप अपने आंसर को सही कर सकते हैं। वहां पर जो इस बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, वहां भी यही ऑप्शंस थे। वहां पर क्या था? रेत का रेगिस्तान, धान की खेत की भूमि, ताजे बर्फ की ढकी जमीन और प्रेरी घास भूमि। इन चारों में से सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को कौन परावर्तित करता है? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बर्फ होता है, जो चीज जितनी ज्यादा सफेद होगी वो उतना ज्यादा उष्मा को परावर्तित करेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही कारण होता है कि गर्मी के समय जब आप लोग धूप में निकलते हैं तो आप लोग ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के नहीं निकलते, क्योंकि अगर आप ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के निकलोगे तो बहुत ज्यादा आपको उष्मा आपके शरीर के अंदर जाएगी और आपको बहुत गर्मी महसूस होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है यहाँ पर। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह भी इस बार यूपीएससी 2021 का पेपर था, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एआईसीसी के द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसके प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। पहला स्टेटमेंट। सेकंड है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। फिर है 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। और कह रहा है क्रिप्स प्रस्ताव, जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समाप्त होने पर संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाली भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। तो 8 अगस्त 1942 को इनमें से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अगर आप लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में, तो वहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन आया होता है, लेकिन बहुत से लोगों ने गलती किया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने एक बार देखते चलिए साथ साथ में। ठीक है, चलिए अब जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है ना कि आप लोगों के सामने कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था, ऐसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है
कि बताइए कि दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी या उसको समाप्त कब किया था, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि अमृत महोत्सव की शुरुआत भारत सरकार ने कब की है। तो ऐसे जो प्रश्न है दोस्तों, इन लोगों को आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग सारी डेट इतिहास याद करके रखिए, लेकिन कुछ फेमस डेट जो है उनको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि ये हो गया 8 अगस्त। अब ऐसे चौरी चौरा जो ये घटना घटी थी वो कब हुआ था, ये डेट आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, ये मैप का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं ये यूपीपीएससी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें और मैप का जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको कैसे पढ़ें, कैसे याद करने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे आप लोगों के सामने कैरेबियन सी आया, अगर पता है आंसर तब तो ठीक है, आप मार के आगे बढ़ जाइए, ठीक है, आप टिक करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ जाइए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैरेबियन सागर का पोजीशन कहाँ पर है, कैरेबियन सागर वास्तव में कहाँ पर है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है अगर, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग जाइए गूगल में, ठीक है। गूगल अर्थ करके एक ऐप आता है, वहां पर आप लोग कैरेबियन सी टाइप करिए और देखने का प्रयास करिए कि कैरेबियन सी वास्तव में कहां पर है, ठीक है। देखिए कितना छोटा सा अपना अर्थ दिखाई दे रहा है यहां पर, और आप देखेंगे यहां पर अगर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो ये रीजन है ये आपका कैरेबियन सागर का पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये कैरेबियन सागर आपको दिख रहा है तो ये छोटा सा यहां पर जो ये क्या है, ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये दो रीजन आप लोगों को ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी। अब जब आप कैरेबियन सी में थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहां पर देखेंगे आप लोग, यहां पर कई आइलैंड के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और जो प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों वहां पर प्रश्न क्या पूछा हुआ है, ग्रेनाडा, मोंटसेराइट, एंगुएला, ये सारे आइलैंड का नाम दिया है और एक मडीरा आइलैंड का नाम दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से कैरेबियन सी में अवस्थित नहीं है। तो आप देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ग्रेनाडा नाम का आइलैंड दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप यहां पर देखोगे कहां गए, सॉरी, मोंटेसराट। देखिए मोंटेसराट आइलैंड यहाँ पर आपको दिखा ऊपर, ठीक है। आप नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो पहले आपको ग्रेनाडा दिखा, फिर मोंटेसराट दिखा, और आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको एंगुएला दिख गया, लेकिन आपको मडीरा आइलैंड यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगा। तो अब आप लोग अब क्या करिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि इन चार में से 3 जो है वो कैरेबियन सागर में अवस्थित है। तो जो एक बच रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि एक तो आंसर इसमें सही होगा, तो आप यहाँ पर मडीरा मार सकते हैं, ठीक। अब जो आपको इस क्वेश्चन में साथ साथ में एक काम और करना है कि मडीरा आइलैंड वास्तव में कहां पर है, उसका भी पोजीशन आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब कैरेबियन सागर को आप एक बार और देख लीजिए, कैसे, मैं फिर से बताता हूं। देखिए ये आपका छोटा सा क्यूट सा अर्थ हो गया, इस अर्थ में ये आप भारत में यहां पर कहीं पर होंगे, ठीक है। अपनी पोजीशन आप देख लीजिए, उसके रिलेटिव में आप थोड़ा सा बढ़ना शुरू करिए वेस्ट की तरफ, ठीक। आप वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखिएगा गल्फ ऑफ ओमान, फिर गल्फ ऑफ अडान, रेड सी, पर्सियन गल्फ, ये सब दिखेगा। फिर आपको अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, और यहां पर आपका कैरेबियन सागर है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब भी आप लोगों के सामने मैप का कोई क्वेश्चन आए, आप लोगों को प्रॉपर गूगल में जाकर के, गूगल मैप पर जाकर के उसकी लोकेशन को चेक करना है कि ये सारी लोकेशन वास्तव में कहां पर है, और उसको आप लोग, अगर आप लोग कोई बुक फॉर्मेट में पढ़ते होंगे तो बुक में उसको टिक मार लीजिएगा कि ये लोकेशन मैंने पढ़ ली है। और जब रिवीजन करना होगा आप लोगों को, आप मानी 10 दिन बाद 20 दिन बाद रिवीजन कर रहे हैं मैप का, तो आप लोगों को बस जो आपने पोजीशन मार्क की हुई है वो पोजीशन आप लोग देखते चलिए। तो ये पूरे पढ़ने का आप लोगों को तरीका रखना है, ठीक। अच्छा, मैं वापस से प्रश्न पर आता हूं दोस्तों। जो हमारा प्रश्न है देखिए वो क्या कह रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, एक है ग्रेनाडा, मोंटेसराट, मडीरा और एंगुएला। इन चारों में से आप लोगों को यह बताना कि कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं। तो अभी हमने देखा कि ग्रेनाडा है, मोंटेसराट है, एंगुएला है। मडीरा आइलैंड जो दोस्तों है ये पुर्तगाल के पास है, ठीक है। आपको दिखाता हूं मैं यहां पर एक बार, तो ये आपका पुर्तगाल है, और यहां पर देखिए आप लोग, ये मडीरा आइलैंड जो है ये पुर्तगाल का ही एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि मडीरा आइलैंड वास्तव में कहां पर है, और बाकी ग्रेनाडा, मोंटेसराट और एंगुएला आइलैंड कैरेबियन सागर में अवस्थित है। तो ये सारी पोजीशन आप लोग अपने साथ साथ एक बार देखते चल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, इस बार पूछा था कि ग्रेनाडा, मोंटेसराट और एंगुएला कहां पर है, अगली बार ये पूछ सकता है दोस्तों आप लोगों से कि नॉर्थ से साउथ में
इन लोगों को अरेंज करके दिखाइए। ठीक है, कि ग्रेनाडा, मोंटेसराट और एंगुइला को अगर मैं नॉर्थ से साउथ में अरेंज करूं तो क्या अरेंजमेंट होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रॉपर दीजिएगा। अभी मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया था कि ग्रेनाडा कहां पर है, मोंटेसराट कहां पर है और एंगुइला कहां पर है। लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नॉर्थ से अगर साउथ में कैरेबियन सागर के इन तीनों आइलैंड को मैं अगर अरेंज करूं तो उनका अरेंजमेंट कैसा होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010, ठीक है, FCRA की बात कर रहा है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं वो समझ ले कि FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसके संदर्भ में बात कर रहा है और कह रहा है कि FCRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया हुआ है दोस्तों। पहला है कि व्यक्तियों को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति नहीं है, एक स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि यह एक्ट, यह जो अधिनियम है वह लोक सेवकों को, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनको विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है। अब थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करें। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के संदर्भ में, इस एक्ट के संदर्भ में कोई आइडिया नहीं है। ठीक, अगर आप लोग समझिए, पहला स्टेटमेंट है कि व्यक्तियों, यहां पर जो व्यक्ति की बात कर दिया ये सभी व्यक्तियों की बात कर दिया। ठीक है, अर्थात मैं, आप और पूरी दुनिया, मतलब पूरा भारत में जितने नागरिक हैं उन सब की बात कर रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल है जो लोक सेवक हैं, जो पब्लिक सर्वेंट है, वो लोग भी शामिल है। अर्थात सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रहा है, वहां पर सेकंड स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली लोक सेवकों की बात कर रहा है। तो ये लोक सेवक तो इसमें शामिल हो चुके थे ऑलरेडी और फिर उनको अलग से भी दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्रडिक्शन हो सकता है। तो अगर आप लोग थोड़ा समझे इस बात को, और कि अगर मानिए मुझे कोई विदेश से कोई पैसे लेने हैं तो कुछ लिमिट तक, मतलब कुछ रुपए तक मैं बिना अनुमति के ले सकता हूं, उसके बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट अगर मैं लूंगा तब मुझे होम मिनिस्ट्री की जो है अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये सभी अंशदान लेने के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है कि लोक सेवक, अगर आप पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं, आप IAS अधिकारी बन जाते हैं अगर भविष्य में, तब आप लोग कभी भी अगर विदेशी अंशदान लोगे तो बिना होम मिनिस्ट्री की परमिशन के आप लोग नहीं ले सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया, सही, और पहला गलत हो गया। अब प्रश्न में क्या पूछा हुआ है दोस्तों, फिर से देखिएगा, प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पर क्या किया कि नहीं वर्ल्ड को रेड से मार्क करके रखा हुआ है पहले से, लेकिन परीक्षा में जब आपका एग्जाम पेपर आप लोगों के सामने होगा तो यहां पर इसको अलग कलर से मार्क नहीं किया होगा, ये भी सेम ब्लैक कलर में होगा, तो आप लोगों को दिखता नहीं है। ठीक है, दरअसल क्या होता है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग को जो ऐसे कीवर्ड होते हैं वो छूट जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सही, पहला ए, पहला कथन यहां पर सही नहीं था। ठीक है, FCRA एक्ट जो है वो लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है, और लोक सेवक में वो सभी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिनकी सैलरी का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। जरूरी नहीं हो कि वह एक सिविल सेवक हो, लोक सेवक में वो सभी व्यक्ति शामिल है जिनका वेतन का भुगतान सरकार करती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, ठीक है, एमिशन गैप रिपोर्ट की बात कर रहा है। यहां पर कह रहा है कि एमिशन गैप रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यहां पर आप लोगों के सामने विकल्प क्या क्या है देखिए एक बार। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। फिर है, ये मेरे हिसाब से हो गया IAEA इंग्लिश में। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। फिर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, और फिर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNDP। अब आप लोगों को ये बताना है कि जो एमिशन गैप रिपोर्ट है दोस्तों, ये कौन जारी करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये भी इस वर्ष 2021 में 12वां संस्करण इसका जारी किया गया। ठीक है, 12th एडिशन जारी हुआ है और ये जारी किया UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें यह कहा गया कि 2030 तक जो अनुमानित उत्सर्जन है और पेरिस समझौता को जो 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखा गया है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और हम लोग को ऐसा मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार यह कह रहा है कि इस अंतर को समाप्त करना अभी संभव नहीं है। जैसे हमारी कंडीशन चल रही, जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, उसके अनुरूप हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने लक्ष्य रखा था वो पॉसिबल नहीं कि हम अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट बताती है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, फिर से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है।
यहाँ पर पूछा कि असत्य किसके संदर्भ में, बौद्ध धर्म के संदर्भ में। 4 कथन दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सेक्शन को अच्छे से पढ़ना। अच्छे से पढ़ना मतलब ये नहीं कि आप इसको 10 घंटा बैठ करके सिर्फ बौद्ध धर्म पढ़ रहे हो, नहीं, आधा 1 घंटा 2 घंटा में आप बौद्ध धर्म के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है उनको आप लोग एक बार देख लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि यह धर्म, बौद्ध धर्म की बात कर रहा है, ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, पहला स्टेटमेंट है। फिर से पढ़िएगा। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस धर्म को भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति का जनक कहते हैं। फिर यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता और कहता है यह धर्म वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखता है, ठीक है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखता है। तो आप लोगों को पता होगा कि यह पूरा धर्म की उत्पत्ति कब हुई, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ब्राह्मणों के विरोध में, ठीक है, ब्राह्मणों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था उन सबको विरोध करते हुए, समाज के सबसे निचले तबके को अपने में शामिल करते हुए बौद्ध धर्म की शुरुआत की गई थी और यह भारतीय धर्मों में एक क्रांतिकारी जनक के रूप में माना जाता है इसको। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है। अच्छा, चौथा भी सही है कि वेद के प्रति अनास्था रखते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है कि यह धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता, तो यह कथन भी सत्य दिया हुआ। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि जो जैन धर्म है दोस्तों, जैन धर्म ईश्वर को मानता है लेकिन उनको जिन से नीचे रखता है, जो उनके जैन धर्म के जो गुरु हैं उनसे नीचे के स्थान पर ईश्वर को रखता है जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता ही नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक। जो यहां पर बचा सी वाला स्टेटमेंट दोस्तों, सी वाला स्टेटमेंट क्या है कि यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है, तो यह कथन गलत है। क्यों? बौद्ध धर्म यह कहता है कि दरअसल यहाँ पर प्रत्युत समुत्पाद की बात होती है, ठीक है, कि जन्म और मृत्यु के चक्र में आदमी फंसा रहेगा जब तक कि उसको महापरिनिर्वाण या निर्वाण प्राप्त न हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए, ध्यान से समझ जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यहाँ पर आप लोगों के सामने 4 विकल्प दिया हुआ है। एक है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एमएन रॉय, ठीक है, एमएन रॉय। तो आप लोगों को यह बताना है कि इन चारों में से किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो आप लोगों को अगर पता हो तो जो एमएन रॉय है 1935 के अराउंड, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। ये एक बहुत अच्छे कम्युनिस्ट नेता थे, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनका नाम शायद मानवेंद्र नाथ राय, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में कहीं दिया होगा, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ, मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय जो थे, उनके द्वारा 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी जो 3 नाम दिए हुए, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग भी संविधान सभा से कैसे जुड़े हुए थे, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को यहाँ पर पढ़ने पर मिल जाएगा, ठीक है। इनकी पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, ठीक है, आप लोग एक बार क्लास करते रहिए और आप लोग बताते रहिए कैसा आप लोगों को क्लास लग रहा है। इस बार मैंने क्या कोशिश किया कि आप लोगों को इस थोड़ा सा कम समय में 10 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं ये पूरा क्लास जो है कितने देर की बनी है, अभी हम लोग क्लास खत्म हो तो हम लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। देखिए, ये बार बार विवादों का प्रश्न रहता है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा अधिकार माना जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है आप लोगों के सामने? कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधानेतर अधिकार। इन चारों में से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को किस अधिकार के अंतर्गत रखना है, यह एक मुद्दा है, ठीक है। ये बात समझने की बात है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जब संविधान सभा का गठन, मतलब संविधान बनाया गया, मूल संविधान बनाया गया, तब संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रखा गया था। तब मौलिक अधिकार 7 थे हमारे पास, उसमें संपत्ति का अधिकार भी एक शामिल था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा दिया गया। वहां से हटाने के बाद क्या किया गया? आर्टिकल 300A, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 300A, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, आर्टिकल 300A में 44वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि चूंकि ये आर्टिकल 300A में इसका उल्लेख है, तो यह एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा,
ये बात आप लोग समझिएगा। हालांकि फिर समझिएगा, अगर संवैधानिक अधिकार आप लोगों के सामने ऑप्शन में कहीं पर नहीं है और वहां पर कानूनी अधिकार दिया है, तो आप लोग कानूनी अधिकार को भी सही मान सकते हैं। ठीक है, फिर समझिएगा, अगर आप लोगों के सामने विकल्प में संवैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार दोनों का उल्लेख है, तो आप लोग संवैधानिक अधिकार को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पूरे एमसीक्यू जो ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ विकल्प वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, उनका पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको सबसे सही विकल्प को चयन करना है। पेपर में लिखा होता है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इन चारों में से सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? संवैधानिक अधिकार। लेकिन अगर संवैधानिक अधिकार आप लोगों के सामने विकल्प में ना हो, तब आप लोग कानूनी अधिकार को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के आज के 10 प्रश्न हुए दोस्तों, और इन 10 प्रश्नों के साथ हमारी आज की जो डे 2 की क्लास है वो खत्म हो चुकी है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप लोग को ये पूरी क्लासेस कैसी लग रही है, पूरी सीरीज कैसी लग रही है, इसमें और क्या चेंज किए जाने की आवश्यकता आप लोग महसूस करें। अच्छा, पिछले वीडियो के कमेंट में बहुत से लोगों ने बोला कि सर सीसेट की क्लास आप कुछ कराइए, तो देखिए मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। जब मैं सीसेट के लिए लाइव आया था तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आप लोगों से कि सीसेट के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आप लोग थोड़ा सब्र रखिए, अभी आप लोगों के सामने जो सीरीज चल रही है उस पर फोकस रहिए। इसके साथ साथ जो ओपन टेस्ट होने वाला 8 नवंबर को, उस पर ध्यान दीजिए। और प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, यूपीएससी के और पीसीएस की दोनों, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो वो दोनों टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है दोस्तों 9519780078, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग 8840751912 पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग हम लोगों से जुड़ सकते हैं, हम लोग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करें तो आप कहीं ना कहीं से अभ्यास करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, महीने में कम से कम 4 टेस्ट पेपर आप अभी से स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना। ठीक है, हर संडे को आप एक टेस्ट पेपर डिसाइड कर लीजिए कि हमको इस संडे को ये पेपर सॉल्व करना है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनना स्टार्ट हो जाए। ठीक, दूसरी बात दोस्तों कि सीसेट के लिए हम लोग कुछ करेंगे, अभी आप लोग सब्र रखिए। जैसे ही मुझे लगता है कि एक टीचर से हम लोग की बात चल रही है, एक सर से बात चल रही है, अगर वो मान जाते हैं तो हम लोग उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो जनवरी से मैं खुद आप लोगों के लिए सीसेट के लिए कुछ ना कुछ कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में डे 3 में। जय हिंद दोस्तों।